डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे, अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के सहयोगी रहे। डॉक्टर हेडगेवार 1915 में रासबिहारी बोस और शचींद्र सान्याल की सैनिक छावनियों में क्रांति की योजना में मध्य भारत के प्रमुख थे। डॉक्टर हेडगेवार 1921 और 1930 के सत्याग्रहों में अग्रिम पंक्ति में शामिल हुए, जिससे उन्हें कारावास की सजा मिली थी। भगत सिंह ने नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की थी। डॉक्टर हेडगेवार ने सर्वप्रथम 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जन्मजात देशभक्त, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्रांतिकारियों के साथ कांग्रेस के बहुत बड़े वर्कर थे। उन डॉक्यूमेंट्स की भी बात मैं अभी आपके सामने रखता हूं। 1918 में जो सेंट्रल प्रॉमिस, उस समय मध्य भारत नहीं कहलाते, मध्य भारत कहलाते थे इसको, तो सेंट्रल जो प्रॉमिस था उसकी जो सीआईडी की रिपोर्ट होती थी उसमें इनका नंबर था 114। हिस्ट्री शीट बनाया उन्होंने सीआईडी वाले उनके बारे में, 114 नंबर पर इनका नाम है उसमें। ये 1918 की बात मैं कह रहा हूं। हेडगेवार का बचपन लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अंग्रेजी राज की ओर से बांटी गई मिठाई फेंक दी थी। हाई स्कूल में इंस्पेक्टर के आने पर हर कक्षा से वंदे मातरम के नारे लगाना उनकी नेतृत्व क्षमता का परिचायक था। हालांकि इसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। कोलकाता के जिस मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहे थे उसकी मान्यता को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। केशव बलिराम हेडगेवार ने अपनी बुद्धि और युक्ति के बल पर उस कॉलेज की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया। उन दिनों कोलकाता से क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। उन्हें देश के हालत और विप्लव का मर्म समझने का अच्छा अवसर मिला। 1857 की क्रांति के बाद देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए। उनकी धाराएं अलग अलग रही। एक धारा चली 1885 में, जबकि एक भगोड़े एओ ह्यूम ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसकी पहली शर्त थी कि मेंबर वही होगा जिसकी राजभक्ति शक से परे होगी। कि जब संघर्ष हुआ था 1857 में तो वो भाग गया था, वो आगरा भाग गया था, इसलिए मैंने भगोड़ा शब्द प्रयोग किया। तो उसने, और इस्टेब्लिश क्यों की? इस्टेब्लिश इसलिए की कि उसके पास रिपोर्टें आ रही थी कि बड़ा भारी हिंसात्मक आंदोलन होने वाला है, तो उसको रोका जाए। तो एक सेफ्टी वाल्व की तरह से कांग्रेस को उसने स्थापित किया। और पहले 20 साल तक ये जो भी अध्यक्ष बना अंग्रेज भक्ति के गीत गाता रहा, विदाउट एक्सेप्शन। यानी सब लोग कहते रहे कि हमारा सौभाग्य है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन बाद में कुछ क्रांतिकारी आए, लोकमान्य तिलक आए, लाजपत राय आए, तो ये धारा बदली। इसी धारा को आगे 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने दूसरे दृष्टि से इसको लिया। अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों, रजवाड़ों और सामान्य जनता ने जिस तरह से संगठित होकर लड़ाई लड़ी वह पूरे विश्व का अनूठा उदाहरण था। लेकिन कुछ गद्दार रजवाड़ों की वजह से अंग्रेज फिर से वापस आ गए। इसके बाद 1915 में एक बार फिर से सशस्त्र युद्ध की तैयारी हो गई। क्रांतिकारियों को तैयार करने का काम उन्होंने शुरू किया। ऐसे 2 दल उन्होंने निर्माण किए, क्रांतिकारियों के 2 ग्रुप, और वो ग्रुप भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजे गए। उन्हीं दिनों एक जहाज शस्त्रों का भेजा गया यूरोप से, और वो जहाज आना था, भारत में आना था।
तो उस जहाज की सामग्री को जहाज से उतारकर ठिकाने पर पहुंचाना, ये काम डॉक्टर हेडगेवार के जिम्मे ही लगा था। रास बिहारी बोस के साथ डॉक्टर हेडगेवार भी सक्रिय थे। सैनिकों से संपर्क हो चुका था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही बात खुल गई। उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसी समय यह क्रांति करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो निश्चित तारीख की गई थी, निश्चित तिथि थी उसके लिए 21 फरवरी 1915, लेकिन उन क्रांतिकारियों में एक कोई सीआईडी का व्यक्ति भी घुस गया हुआ था और उसने इसकी जानकारी पहले से दे दी, और इस कारण से कुछ क्रांतिकारी पहले ही पकड़ लिए गए। अब वो पकड़ लिए गए तो बाकी सब सावधान हो गए, तो ये सोचा कि भी चलो भैया ये 21 की बजाय एकदम 19 कर दो, तो 19 तय की गई, लेकिन वो मामला जमा नहीं और वो मामला असफल हो गया। ये सब सारी क्रांति योजना रास बिहारी बोस की थी। जब ये योजना असफल हो गई तो उसके बाद से इन सब लोगों को डॉक्टर हेडगेवार ने वापस बुला लिया। अठारह में स्थापित कांग्रेस अंग्रेजों के शासन से दूर नहीं थी। अब तक वो स्वराज्य की बात ही करती रही थी। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चल रहा था। हेडगेवार इसमें शामिल हो गए। 1920 में ही एक और स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, ये उसमें गए। और सबसे बड़ी बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि 3 प्रस्ताव उन्होंने रखे उस सेशन में। एक प्रस्ताव रखा देश के अंदर गौरक्षा होनी चाहिए, एक दूसरा प्रस्ताव रखा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए, उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। यानी ये शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी। और तीसरे कहा कि जितने भी दलित देश हैं पूंजीपाती देशों के साथ टकराव करना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने 1920 के अधिवेशन में रखी, लेकिन तीनों बातें नहीं मानी गई। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी प्रस्ताव रखा था, जो पारित नहीं किया गया। लेकिन 31 दिसंबर 1929 को लाहौर ने कांग्रेस में प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया। लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 के अंत में और 30 के 1 जनवरी हुआ था, उस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वातंत्र्य का। तो जिस बात को डॉक्टर हेडगेवार ने 1919 में रखा था कांग्रेस के सामने, उस बात को कांग्रेस को स्वीकार करने में 9 साल लग गए। 1925 की विजयादशमी पर डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता ही था। संघ के स्वयंसेवकों को दिलाई जाने वाली प्रतिज्ञा में राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन मन धन पूर्वक आजन्म और प्रामाणिकता से प्रयत्नरत रहने का संकल्प होता है। उनको जेल ले जाया जाने लगा। नागपुर के बहुत से लोग वहां पर उपस्थित थे, तो उन्होंने, यानी कांग्रेस के लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने वहां पर चलते चलते उनके सामने भी एक भाषण दिया और भाषण में कहा, मैं जेल जा रहा हूं, ये मत समझना कि जेल जाने से कोई स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने वाली है। जेल जाने से कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने वाली, लेकिन जेल भी जाना पड़े तो हमको जेल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना है, उसको समाप्त करने के लिए जो कुछ भी करना संभव हो वो हमें करना चाहिए।
1926-27 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजगुरु स्वयंसेवक बने। इसी समय भगत सिंह ने भी नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार से भेंट की। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान नागपुर में संघ के स्वयंसेवक अग्रिम पंक्ति में रहे। दिसंबर 1928 में जब क्रांतिकारी सॉन्डर्स का वध करके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेकर लाहौर से सुरक्षित आ गए थे, तब डॉक्टर हेडगेवार ने राजगुरु को उमरेड में भैयाजी दानी के फार्म हाउस पर छिपने की व्यवस्था की थी। भैयाजी दानी बाद में संघ के अखिल भारतीय सरकारवाह बने। वो ये कहते थे कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, जर्मनी हार गया, लेकिन जर्मनी अपनी पराजय का बदला 20 वर्ष के अंदर अंदर जरूर लेगा। ये बात उस जेल में अनेक लोगों को उन्होंने कही कि 20 वर्ष के अंदर अंदर जर्मनी अपनी पराजय का बदला जरूर लेगा और हमें उस समय फिर से अंग्रेज युद्ध में लग जाएंगे और उस समय जब अंग्रेज जर्मनी के साथ युद्ध में लगे हुए होंगे, उस समय का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस प्रस्ताव के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने शाखाओं को सूचना भेजी, जिससे 26 जनवरी 1930 को संघ की सभी शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को अंग्रेजों ने 2 बार जेल भेज दिया। वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे और जन जागरण कर रहे थे। जब 1930-31 का सविनय आंदोलन हुआ, उसमें भी ये जेल गए थे, अकोला जेल के अंदर रहे थे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि पहले देशभक्त, क्रांतिकारी, कांग्रेस आंदोलन में भाग बढ़ चढ़ कर लेना, ये उनके जीवन का अंग है। उस समय डॉक्टर बहुत कम होते थे। जब 1914 में डॉक्टर बन गए तो इनके प्रिंसिपल ने, डॉक्टर मलिक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बुलाया इनको कि तुम चाहो तो एक बहुत अच्छी नौकरी है, तुम्हें म्यांमार के फ्रंट पर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो समाज की जो बीमारी है इसको दूर करना चाहता हूं, इसके लिए कटिबद्ध हूं। यानी उन दिनों ने इतिहास की बहुत पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने बताया एक जगह भाषण में कि मैंने इतिहास का अध्ययन किया और मुझे बहुत चिंता होती थी कि ये देश आखिर इतना संपन्न होने के बाद भी गुलाम क्यों है। यानी 1928 में सुभाष के साथ भी इनकी वार्ता हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ। डॉक्टर हेडगेवार ने पूसद में अपने संबोधन में कहा था कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के बूट की पॉलिश करने से लेकर उनके बूट को पैर से निकालकर उससे उनके ही सिर को लहूलुहान करने तक के सब मार्ग मेरे स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि देश को स्वतंत्र कराना है। विजयदशमी 1931 को डॉक्टर हेडगेवार जेल में थे। उनकी अनुपस्थिति में गांव-गांव में संघ की शाखाओं पर एक संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया था, देश की परतंत्रता नष्ट होकर जब तक सारा समाज बलशाली और आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक रे मना तुझे निजी सुख की अभिलाषा का अधिकार नहीं। देश की आजादी के लिए संघ की गतिविधियां फिरंगी सरकार को खटक रही थी। गुप्तचर विभाग की रपट के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने 15 दिसंबर 1932 को सरकारी कर्मचारियों को संघ में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते बहुत रिपोर्ट थी इनकी, सीआईडी की रिपोर्ट, लेकिन 2 रिपोर्ट मैंने पढ़ी हैं जो उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट है 1933 की, ये 30 पेज की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट नागपुर के जो डीसी थे उनके द्वारा तैयार की गई। उस काल में जो डीसी थे उन्होंने लिखा कि संघ जो है ये एक अहिंसक आंदोलन है और कोई हिंसा नहीं करता है। उन्होंने लिखा कि संघ कहता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का और उनमें छात्र भावना जगाना चाहता है। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि अब 62 संस्थाएं चल रही हैं इनके देश में और 31 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इनका केंद्र बन गया है, वहां पर चल रही है। इन्होंने 1932 में
15 दिसंबर वो संघ पर बैन लगा दिया था मध्य प्रदेश के अंदर कि संघ का कोई भी कार्यकर्ता पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेगा, सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। निकाले तो नहीं गए, लेकिन ये धमकी जरूर दी गई। और ये सीआईडी रिपोर्ट कहती है कि कम से कम कड़ी नजर रखी जाए इनके बारे में। डॉक्टर हेडगेवार के देहांत के बाद 5 अगस्त 1940 को संघ की सैनिक वेशभूषा और प्रशिक्षण पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले सोचा गया कि संघ पर बैन लगाया जाए। क्या लगाया जाए, क्या आर्गुमेंट होने चाहिए? कहा कि संघ कम्युनल है। ये कम्युनल जो शब्द बाद में लोगों ने उसका मिसयूज किया, ये वहां से शुरुआत हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनेक बड़े लोगों ने कहा दुनिया की डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी में कम्युनल शब्द का मतलब क्या होता है, और कहा कि कम्युनल शब्द के अनुसार संघ उसमें फिट नहीं बैठता, इसको कम्युनल नहीं कहा जा सकता। फिर सोचा कुछ और सोचो, तो कहा ये मिलिट्री वेशभूषा में रहते हैं तो मिलिट्री वेशभूषा का बैन लगाया जाए। फिर कहा कि मिलिट्री वेशभूषा के अंदर तो बहुत सारे और संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, जिनका एक वेश है, तो उनके वेश भी खत्म करने पड़ेंगे। फिर कहा नहीं, जो ड्रिल जो करते हैं ना वो बड़ी खतरनाक इनकी होती है, ड्रिल के आधार पर बैन किया जाए। तो फिर कहा स्काउट्स की भी ड्रिल होती है और ऐसी एसोसिएशन, तो ये नहीं किया जा सकता। तो ये सोचा गया कम से कम इस हिसाब से बैन नहीं किया जा सकता। एक प्रसंग ये भी आया कि आर्य समाज की तरह से है कि ना ये आर्य समाज की तरफ से भी नहीं है, ये हिंदू महासभा की तरफ से ना हिंदू महासभा की तरफ से भी नहीं है। अब क्या करें? कहा गया इनके भाषणों की रिकॉर्डिंग की जाए। तो देश के अंदर जो प्रमुख भाषण उस समय के हुए उनकी रिकॉर्डिंग इस रिपोर्ट के अंदर कुछ दी गई है। यानी उस काल की रिपोर्टिंग 42-43 की रिपोर्ट हमारे सामने रखती है। यह भी लिखा कि अब संघ के सदस्यों की संख्या 75,000 हो गई है, बहुत बड़ी संख्या बढ़ गई है और ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं था जिसके कारण बैन लगा सके। संघ और स्वयंसेवकों की देशभक्ति को देखकर कई नेता संघ के पास पहुंचे। हालांकि कांग्रेस ने संघ से दूरी बना ली थी, फिर भी लोग आ रहे थे। गांधी जी ने यह कहा, डॉक्टर जो काम मैं करना चाहता था वो तो तुमने करके दिखा दिया। अब ये उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वहां शिविर में गांधी जी ने पूछा, कभी ये जितने भी स्वयंसेवक हैं इनमें हरिजन कितने हैं? तो जो अधिकारी थे वहां उन्होंने कहा, जी हमें तो पता नहीं है कितने हैं, हम तो कहीं से पूछते नहीं है कि कौन हरिजन है और कौन हरिजन नहीं है, हम तो जात पात को पूछते नहीं है। क्या नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो उनका जी ठीक है, तो फिर ऐसा करिए आप ही पूछ लीजिए। तो सभी स्वयंसेवकों को अपने अपने टेंट के बाहर खड़े होने के लिए कह दिया गया। सब खड़े हो गए और गांधी जी गए सब और एक एक से पूछा उन्होंने। तो उनमें से लगभग 70 लोग हरिजन निकले। तो गांधी जी ने कहा, अरे भाई इतने लोग यहां पर हैं और ये सब लोग एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं और बाकी लोगों को कोई इससे परहेज नहीं होता। नहीं, यहां तो कोई नहीं, सब एक पंक्ति में खाते हैं, एक ढंग से रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं। और हमने तो आज आपने पूछा तो हमें पता लगा कि ये है, नहीं तो हम तो पूछते भी नहीं हैं। 1942 में आंदोलन से पहले ही आंदोलन के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे में गुस्साई जनता ने विप्लव शुरू कर दिया। सैकड़ों स्वयंसेवकों का बलिदान हो गया। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली ने दिल्ली के संघचालक लाला हंसराज गुप्त के यहाँ आश्रय लिया। समाजवादी अच्युत पटवर्धन और साने गुरुजी ने पूना के संघचालक भाऊ साहब देशमुख के घर पर केंद्र बनाया था। क्रांतिकारी नाना पाटिल को सतारा जिले के औंध में संघचालक पंडित सातवलेकर ने आश्रय दिया। 1942 का वो जो कुछ भी था वो 2-4 महीने में सब कुछ समाप्त हो गया और उसके बाद बहुत बड़ी निराशा आई समाज में। और वो निराशा तब दूर रही, एक तो मैंने बहुत सारे संघ के बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस समय थे वो संघ में आ गए। यानी
1942 में भी ये दूसरा अवसर आया जब संघ के कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता संघ में आ गए। उनको लगा ये कांग्रेस से नहीं होने वाला काम, ये संघ के द्वारा ही होने वाला है। तो अनेक संघ कार्यकर्ता जो बाद में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बने, वो 42 में कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता थे। 1857 और उसके बाद 1915 की हालत देखते हुए संघ ने विचार किया था कि देशवासियों को निराशा की स्थिति से बचाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई जाए, वरना विदेशी शासन आंदोलन को आघात पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की स्वतंत्रता के लिए स्थापित हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार के सामने ये एक दृष्टि थी कि अनेक प्रयत्न हुए, 1857 का हुआ, वो सफल नहीं हुआ। जो इनका हुआ उसके बाद भी कई प्रयत्न हुए, कूका आंदोलन हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ। 1915 का हुआ, वो भी सफल नहीं हो पाया। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई ये जो कच्ची स्थिति में हम संघर्ष को तैयार हो जाते हैं, ये खतरनाक है। जब तक हमें पहले पूर्ण समाज को इसके लिए तैयार करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए और तैयार करना चाहिए। जब तक समाज की पूरी मानसिकता नहीं उसके लिए बन जाती, तब तक हमें अंग्रेजों से संघर्ष करने की स्थिति नहीं लानी चाहिए। और इसलिए उन्होंने संघ जो शुरू किया, वो बंद कमरों में नहीं शुरू किया, खुलेआम किया, मैदान में किया। सब देखें, अंग्रेज भी देखें, बाकी भी देखें, तो किसी को किस संघ पर संदेह ना हो। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग ने 1943 के अंत में संघ के विषय में जो रपट प्रस्तुत की, वह राष्ट्रीय अभिलेखागार की फाइलों में सुरक्षित है, जिसमें सिद्ध किया गया है कि संघ योजना पूर्वक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने दूसरे दृष्टि से इसको लिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता है इस देश में सांस्कृतिक क्रांति की। यानी कांग्रेस तो ये कहती देश की आजादी कैसे मिले, ये कहते थे आजादी गई कैसे, हम गुलाम क्यों हुए। हम तो बहुत आर्थिक दृष्टि से उन्नत थे, सैनिक दृष्टि से उन्नत थे, किसी में कम नहीं थे, फिर भी हम क्यों हुए। तो इनको लगा कि जो राष्ट्र की आवश्यकता है वो है कि आत्मस्मृति हमारे राष्ट्र में हो गई है, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव हो गया है, हिंदू संगठन का अभाव है। इस कारण उन्होंने और 1925 में संघ की स्थापना की थी। 1928 में आरएसएस के विजयदशमी उत्सव पर भारत की असेंबली के प्रथम अध्यक्ष और सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल मौजूद थे। 1929 में महामना मदन मोहन मालवीय ने उत्सव में उपस्थित होकर संघ को अपना आशीर्वाद दिया। महात्मा गांधी 1934 में वर्धा में संघ के शिविर आए थे और संघ के कार्य की सराहना की थी। डॉक्टर आंबेडकर 3 बार संघ के शिविर में आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों को सराहा था। संघ ने धीरे धीरे समाज को संगठित करना शुरू किया। आजादी मिलना और आजादी को संभाल कर रखने की क्षमता वाले समाज का निर्माण करना, इन दोनों कार्यों में संघ लगा रहा, जिसका परिणाम भी समय समय पर देखने को मिला। केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, सात सहस ही नहीं, सात सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा। भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। दौड़ हिमालय चीर जटाए चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली बनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है जिन संघर्ष हमारा, पृथ्वीराज की आंखें जाती स्वप्न उनके जाते। भर जाते हैं घाव दाग पर
सागर सदा मिट रह जाते, यह जनगंगा जनजीवन का कलमश कलुष बहाती, जो डूबा तो पार हो गया मुक्ति लुटाती जाती। पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है, उन पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृष्टिकाल का स्नेह प्रलय का आकुल जल है, कोटि बिंदु बह रहे सिंधु का आदम रूप धर, कोटि चरण बढ़ रहे थे की ओर। लो भाई, सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? एनएसएसओ है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहां से मिलती है? अरे एनएसएसओ है ना। एनएसएसओ? ये एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। एनएसएसओ है ना। हाँ, निभाएं अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। जहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं। फिर